सम्मानित किया जा रहा है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना भी एक बड़ा हुनर है। जिस इंसान को सबकी खुशी अपनी खुशी लगती है वो कभी दुखी नहीं रह सकता। इसलिए दूसरों का सौभाग्य देखकर ईर्ष्या ना करें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। आज अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे कर रहा है भारतीय रिजर्व बैंक। इस अवसर पर होने वाले समारोह में मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 90 रुपए का स्मारक सिक्का भी होगा जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से किया अलंकृत। राष्ट्रपति ने उनके आवास पर जाकर दिया सम्मान। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और आडवाणी के परिवार के सदस्य रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चक्रवात, तूफान और बारिश और ओलावृष्टि की घटना में 4 लोगों की गई जान, 50 से अधिक हुए घायल। आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज CUET UG के लिए पंजीकरण करने की तारीख को बढ़ाया आगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 अप्रैल निर्धारित। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं आवेदन। और आज से नए वित्तीय वर्ष 2024-25 की हो गई है शुरुआत। केंद्रीय बजट में उल्लिखित आयकर व्यवस्था के सभी नए नियम आज से हो रहे हैं प्रभावी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अंतरिम बजट में की थी घोषणा। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास भी शामिल होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार 90 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने जा रही है। 90 रुपए के सिक्के का वजन 40 ग्राम होगा, जो कि 999 शुद्ध चांदी से बना होगा। बता दें कि इससे पहले भी 1985 में रिजर्व बैंक की स्वर्ण जयंती पर और 2010 में रिजर्व बैंक की प्लैटिनम जुबली पर स्मारक सिक्के जारी हो चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंक केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों के लिए बैंकर के रूप में काम करता है। बैंक की स्थापना दिवस के मौके पर ऑनलाइन फ्रॉड पर रोकथाम के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी यानी डिजिटा को लेकर घोषणा करने की तैयारी है। ये एजेंसी देश में कर्ज देने वाले अवैध ऐप की रोकथाम करेगी। इससे हर तरह के फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। डिजिटा अवैध ऐप की जांच पड़ताल करेगा। इसके तहत जिस ऐप का प्रमाणीकरण नहीं होगा उसे गूगल स्टोर से हटा दिया जाएगा। जिसे भी ऑनलाइन वित्तीय कारोबार करना होगा उसे यहां पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इससे पारदर्शिता आएगी और फर्जी ऐप की पहचान आसान होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर जाकर उन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और लाल कृष्ण आडवाणी के परिवार के सदस्य इस अवसर पर मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय राजनीति के पुरोधा आडवाणी ने 7 दशकों से अधिक समय तक अटूट समर्पण और असाधारण कौशल के साथ देश की सेवा की है। वर्ष 1927 में कराची में जन्मे आडवाणी जी 1947 में विभाजन की पृष्ठभूमि में भारत चले आए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अपने दृष्टिकोण के साथ उन्होंने पूरे देश में दशकों तक कड़ी मेहनत की और सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन किया। राष्ट्रपति ने आगे लिखा कि जब आपातकाल ने भारत के लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया था, तब उनके अंदर के अदम्य योद्धा ने इसे अधिनायकवादी प्रवृत्तियों से बचाने में मदद की। एक सांसद के रूप में संवाद पर उनकी आस्था ने संसदीय परंपराओं को समृद्ध किया। गृहमंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा, जिससे उन्हें दलगत सीमाओं से परे जाकर लोगों ने सम्मान और प्रशंसा प्रदान की। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न प्रदान किए जाने पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि हम सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके अटूट समर्पण का सम्मान करते हैं। उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता ने परिवर्तनकारी समय में देश का मार्गदर्शन करते हुए भारतीय राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारत रत्न से सम्मानित विभूतियों में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का नाम शामिल है। इन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में शनिवार को सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अपने क्षेत्र में अहम कार्य और योगदान से देश का गौरव बढ़ाने वाले लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। साल 2011 से पहले ये पुरस्कार सिर्फ कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 2011 में इसमें संशोधन किया गया और अब भारत रत्न किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को दिया जा सकता है। भारत रत्न सम्मान में एक पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस प्रशस्ति पत्र पर भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। इसके साथ उसे तांबा धातु से बना करीब 5.8 सेंटीमीटर लंबा और 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.1 मिलीमीटर मोटाई का पीपल की पत्ती के आकार का एक पदक दिया जाता है। इस पर चमकते हुए सूर्य की कलाकृति बनी होती है। नीचे हिंदी भाषा में भारत रत्न लिखा होता है। भारत रत्न में कोई रकम नहीं दी जाती, बल्कि कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जिस भी राज्य में जाता है, वहाँ की सरकार उनका स्वागत राज्य के अतिथि के रूप में करती है। उन्हें परिवहन,
बोर्डिंग और राज्य में ठहरने की सुविधा दी जाती है। नियम के आधार पर विस्तारित सुरक्षा भी दी जाती है। इसके अलावा उन्हें अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने का न्योता भी मिलता है। हालांकि इसे पाने वाले अपने लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड आदि पर राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता लिख सकते हैं। भारत रत्न पाने वाले के परिवार के लिए सुविधाओं को लेकर अभी तक किसी भी तरह के लिखित निर्देश नहीं है। हालांकि ये सम्मान पाने वाले व्यक्ति के परिवार को भी राज्य सरकार अतिथि वाली सुविधाएं ही देती है। बढ़ते हैं आगे। भारी बारिश और तूफान ने पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में रविवार को तबाही मचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात की जानकारी ली और इस आपदा के बाद हुए हादसे पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरी संवेदनाएं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी इलाकों में तूफान से प्रभावित लोगों के साथ हैं। उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैंने अधिकारियों से बात की और उनसे बारिश से प्रभावित लोगों को उचित सहायता सुनिश्चित करने को कहा। प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से राहत पहुंचाने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चक्रवात, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की घटना में 4 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। तूफान की वजह से कई पेड़ उखड़कर गिर गए। इसके अलावा कच्चे पक्के मकानों के साथ साथ फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पश्चिम बंगाल के सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में बरनीश, बकाली, राजारहाट, जोरपाकड़ी, माधवडांगा और सप्तीबारी शामिल हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इसके लिए नागरिक प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन के कर्मियों को तैनात किया गया है। आंधी तूफान का असर गुवाहाटी में स्थित गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी पड़ा। एयरपोर्ट पर पानी भर गया। एयरपोर्ट के अंदर पानी भरने से वहां दीवारों, छतों को भारी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश और तूफान के कारण पेड़ उखड़ने से टर्मिनल तक लोगों को ईंधन की आपूर्ति में बाधा आई। कई उड़ानों को भी डायवर्ट करना पड़ा। अब बात CUET परीक्षा की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज CUET UG के लिए पंजीकरण करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट CUET-UG@nta.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। CUET आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को अपना व्यक्तिगत और शैक्षिक विवरण भरना होगा। उन्हें आवश्यक दस्तावेजों जैसे उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की तस्वीर, हस्ताक्षर और वैध फोटो पहचान पत्र की स्कैन की गई प्रतियां भी अपलोड करनी होंगी। ध्यान रहे कि अगर उम्मीदवार कोई भी गलत जानकारी भरते हैं तो उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। आज उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस है। इसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार, मद्रास प्रेसिडेंसी, संयुक्त बंगाल के कुछ हिस्सों को अलग कर ओडिशा प्रांत को अलग पहचान मिली थी। ओडिशा के कलिंग, उत्कल और उद्र जैसे कई प्राचीन नाम हैं, लेकिन ये प्रदेश मुख्यतः भगवान जगन्नाथ की भूमि के लिए प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ ओडिशा के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। क्षेत्रफल के अनुसार ओडिशा भारत का 9वां और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। ओडिया भाषा राज्य की आधिकारिक और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ओडिशा अपने कई लोकप्रिय पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है, जिनमें पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और उन्हें पूर्वी भारत का सुनहरा त्रिकोण पुकारा जाता है।
आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई का स्थापना दिवस भी है। 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना की गई थी। सीबीआई अपने स्थापना दिवस के अवसर पर 20वें डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान का आयोजन करने जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस साल की थीम है उन्नत आपराधिक न्याय प्रक्रिया के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। आज से नए वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय बजट में उल्लिखित आयकर व्यवस्था के सभी नए नियम आज से प्रभावी हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की थी। टैक्स स्लैब अंतरिम बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के अनुरूप नए वित्तीय वर्ष के लिए आयकर स्लैब अपरिवर्तित रहेगा। नई कर व्यवस्था के कई लाभ मिलेंगे। यात्रा और किराए की रसीदों का रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी। बुनियादी छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है और ये आज से प्रभावी हो रही है। कर योग्य सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। वहीं सरचार्ज दरें 37% से घटाकर 25% कर दी गई हैं। ये घटी हुई दरें 5 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले करदाताओं के लिए आज से लागू हो रही हैं। बीमा पॉलिसियों के डिजिटलीकरण की बात करें तो आज से यह अनिवार्य हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये शासनादेश जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा सहित सभी बीमा श्रेणियों पर लागू होगा, जिसके लिए पॉलिसियां जारी करने की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत CRA प्रणाली में सभी पासवर्ड आधारित लॉगिन के लिए 2 कारक आधार आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य हो रहे हैं। EPFO में अब नौकरी बदलने पर ग्राहक की शेष राशि को स्वचालित रूप से उनके नए संगठन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। EPFO खाताधारकों को PF राशि ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं मिलेट यानी मोटे अनाज की। मोटा अनाज हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 का समापन समारोह रोम, इटली स्थित FAO मुख्यालय में आयोजित हुआ। दरअसल भारत के एक प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया था। भारत के प्रस्ताव का 70 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया था। इंटरनेशनल मिलेट ईयर के समापन समारोह ने IYM 2023 की उपलब्धियों और उससे सीखे गए सबक का जायजा लेने और भविष्य के निवेश के लिए प्राथमिकताओं की पहचान करने, विशेष रूप से पहचानी गई बाधाओं को दूर करने और मोटे अनाज की मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए एक मंच के रूप में काम किया। इस कार्यक्रम में स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्लोबल सुपर फूड के रूप में इसके उद्भव में मोटे अनाज के महत्व को रेखांकित करने वाली व्यावहारिक चर्चाओं और प्रस्तुतियों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई।
सुप्रभात में अब बात करते हैं खेल जगत की। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन ने मियामी ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान डोडिक और अमेरिका के ऑस्टिन क्रोजिसेक को 6-7, 6-3, 10-6 से हराया। 44 वर्षीय बोपन्ना एटीपी मास्टर्स खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी और सभी 9 एटीपी मास्टर्स स्पर्धाओं के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इस जीत के साथ ही उन्होंने एटीपी रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। सुप्रभात में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 1 अप्रैल साल 1933 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के पहले एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर साल 1932 में हुई। इसने अपनी पहली उड़ान 6 RAF प्रशिक्षित अधिकारियों और 19 वायु सैनिकों के साथ की। आजादी के बाद इसमें से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। आज इसे भारतीय वायुसेना IAF कहा जाता है। भारतीय वायुसेना युद्ध, वायु सुरक्षा और चौकसी का काम करती है। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों व चीन के साथ एक युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। इसने कई बड़े अभियानों को भी अंजाम दिया है, जिनमें ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस व ऑपरेशन पोमलाई शामिल हैं। IAF में पहले 5 पायलट थे: हरीश चंद्र सरकार, सुब्रतो मुखर्जी, भूपेंद्र सिंह, आजाद बख्श अवान और अमरजीत सिंह। सुब्रतो मुखर्जी बाद में भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने थे। 1 अप्रैल साल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है, जो हमारी बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित और निर्देशित करता है। RBI का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया, लेकिन बाद में इसे साल 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह जगह है जहां गवर्नर बैठता है और वहां RBI की नीतियां तैयार की जाती हैं।